जैसे ही मैं इस स्विच को ऑन करता हूं, वैसे ही एक करंट फ्लो करना चालू कर देती है और ये फैन ये स्पिन करने लगता है। तो इसके अंदर होता है एक डिवाइस जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कन्वर्ट कर सकता है रोटेशन मोशन में, और इसे हम बुलाते हैं इलेक्ट्रिक मोटर। और इसका इस्तेमाल हम काफ़ी जगह करते हैं, वॉशिंग मशीन में, ड्रिलिंग मशीन में, यहाँ तक कि इलेक्ट्रिक कार में भी। लेकिन यार बड़ा सवाल ये है कि देखो, करंट तो होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो यार ये छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन्स ये इस बड़े से पंखे को स्पिन कैसे कर पा रहे हैं? तो असल में सीक्रेट होता है मैग्नेट्स का। देखो, पिछले वीडियो में हमने देख रखा है कि अगर हम एक करंट कैरिंग कंडक्टर को एक मैग्नेटिक फील्ड में डालें तो ये एक पुश महसूस करेगी, एक फोर्स फील करेगी। अब इलेक्ट्रिक मोटर्स ये इसी फोर्स का इस्तेमाल करके करंट कैरिंग कंडक्टर को स्पिन करवाते हैं। आओ देखते हैं कैसे। तो इसके लिए मैंने ले लिया है कुछ मैग्नेट्स को, जिनके कारण कि होने वाला है मैग्नेटिक फील्ड। और अगर इसमें हम डालेंगे एक करंट कैरिंग वायर को, तो वो एक फोर्स को एक्सपीरियंस करने वाला है। अब देखो, वैसे इस केस में मैं एक सिंगल करंट कैरिंग वायर के बजाय एक रेक्टेंगुलर करंट कैरिंग लूप का इस्तेमाल करने वाला हूं, जो कि कुछ ऐसा दिखेगा रेक्टेंगल के शेप में। वैसे तो मैं किसी भी शेप का इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन रेक्टेंगुलर लूप को समझना ये थोड़ा आसान पड़ जाता है। अब हाँ, वैसे तुम्हारे दिमाग में एक सवाल उठ रहा होगा कि राम, यहाँ पे एक सिंगल करंट कैरिंग वायर के बजाय तुमने रेक्टेंगुलर लूप का इस्तेमाल क्यों किया है? तो देखो, ये तुम्हें क्लियर हो जाएगा थोड़ी ही देर बाद। अभी के लिए तुम घबराना मत। और हाँ, यहाँ पे ये सर्किट कंप्लीट भी होना चाहिए था। यहाँ पे एक बैटरी होती पोटेंशियल डिफरेंस के लिए, और कुछ वायर्स होती जिससे करंट जाए और फिर करंट आए बैटरी में, लेकिन मैंने उसे दिखा नहीं रखा है। ये मैं तुम्हें बाद में दिखाने वाला हूँ। तो देखो, इस रेक्टेंगुलर लूप की हर एक साइड ये एक करंट कैरिंग कंडक्टर की तरह बिहेव करेगी, जो कि मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई हो। जैसे कि ये वाली साइड को ले लो, ये करंट कैरी कर रही है और ये मैग्नेटिक फील्ड में है। सिमिलरली ये वाली भी मैग्नेटिक फील्ड में है और ये वाली साइड भी मैग्नेटिक फील्ड में है। यानी कि इन सब पे अलग अलग फोर्स लगने वाला है, और हो सकता है कि इसके कारण ये लूप ये रोटेट करना चालू कर दे। आओ देखते हैं। अब ये लूप कैसे मूव करेगा, ये पता लगाने के लिए तो मुझे हर साइड पे लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन का पता लगाना पड़ेगा। और इसके लिए हम इस्तेमाल करने वाले हैं फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल का, जो कि कहता है कि अपने लेफ्ट हैंड की तीनों उंगलियों को कुछ ऐसे खोलना कि ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। तो उसके बाद थंब तुम्हें फोर्स की डायरेक्शन बताएगी, फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगी, और मिडिल फिंगर ये करंट की डायरेक्शन बताएगी, FBI। अब देखो, हर साइड पे फोर्स की डायरेक्शन का पता लगाने के लिए मैं उंगलियों को करंट और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन करने वाला हूं। तो अब यही करते हैं, हर साइड पे लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन का पता लगाते हैं। लेकिन इसके पहले कि मैं तुम्हें ये करके दिखाऊं, क्यों नहीं वीडियो को पॉज करो और खुद से एक बार ट्राई करो। अब अगर तुमने ट्राई कर लिया तो आओ देखते हैं। सबसे पहले इस पिंक वायर पे लगने वाले फोर्स का पता लगाते हैं। तो देखो, यहां पे करंट जा रहा है अंदर की तरफ, तो यानी कि मेरी मिडिल फिंगर ये अंदर की तरफ पॉइंट करनी चाहिए। और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ये लेफ्ट डायरेक्शन में, तो यानी कि फोर फिंगर ये लेफ्ट डायरेक्शन में पॉइंट करेगा। तो फिर अगर मैं अपने लेफ्ट हैंड को अलाइन करूं, तो फिर ये कुछ ऐसा दिखने वाला है। देखो, यहाँ पे थंब ये ऊपर की तरफ पॉइंट कर रही है, यानी कि पिंक वायर पे फोर्स ये ऊपर की तरफ लग रहा होगा। अब अगर मैं सेम चीज इस ब्लू वायर के साथ करूं, तो यहाँ पे मुझे कुछ ऐसा दिखने वाला है। देखो, हमारी थंब ये नीचे की तरफ पॉइंट कर रही है, यानी कि ब्लू वायर पे फोर्स ये नीचे की तरफ लग रहा होगा। अब आप बात करते हैं इस वायर की। देखो, इस केस में करंट ये राइट जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड ये लेफ्ट जा रही है। तो यार, यानी कि करंट और मैग्नेटिक फील्ड ये दोनों ही एक दूसरे के पैरेलल हैं। अब याद करो कि हमने पिछले एक वीडियो में पढ़ रखा है कि अगर करंट और मैग्नेटिक फील्ड ये दोनों पैरेलल हो जाएं, तो यानी कि इस केस में कोई भी फोर्स नहीं लगने वाला है। तो यानी कि इस समय इस वायर पे तो कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है। सिमिलरली इस वायर पे भी, यहाँ पे भी करंट और मैग्नेटिक फील्ड ये एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो यानी कि इस केस में हमारी कॉइल पे केवल दो ही फोर्स लग रहे हैं, इस पे ऊपर की तरफ, इस पे नीचे की तरफ। अब मैं इसे दिखा देता हूं कुछ ऐसे। तो अब क्या तुम अंदाजा लगा सकते हो कि हमारी कॉइल ये कैसे मूव करने वाली है? तो इसे दिखाने के लिए मेरे पास एक वीडियो है। देखो, यहां पे मैंने एक बोर्ड को ले लिया है और मान लो कि ये हो गई रेक्टेंगुलर कॉइल। तो यानी कि इस साइड पे फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ और इस साइड पे फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ। तो ये कॉइल कुछ ऐसे स्पिन करने लगेगी। देखो, यहां पे स्पिनिंग हो रही है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो यानी कि हमारे केस में भी हमारी कॉइल ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्पिन करने लगेगी, कुछ ऐसे। अब देखो, अभी तक तो इस वायर पे लगने वाला फोर्स और इस वायर पे लगने वाला फोर्स ये बिल्कुल ही सेम रहने वाले हैं, क्योंकि देखो, अभी भी इस वायर पे करंट ये अंदर की तरफ जा रही है और मैग्नेटिक फील्ड ये अभी भी लेफ्ट की डायरेक्शन में है। तो यानी कि फोर्स ये अभी भी ऊपर की तरफ होने वाला है। सिमिलरली इस पे फोर्स ये अभी भी नीचे की तरफ होने वाला है। लेकिन तुम अभी ये सोच सकते हो कि राम, ये वाला वायर ये तो अब मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल नहीं रहा। पहले ये पैरेलल था तो इसलिए इस पे कोई भी फोर्स नहीं लग रहा था, लेकिन अब तो यार ये कुछ एंगल बना रहा है।
तो यानी कि इस पे कुछ ना कुछ फोर्स लगना चाहिए। तो हाँ, तुम बिल्कुल सही हो। और सिमिलरली इस वायर पे भी अब कुछ ना कुछ फोर्स लगना चाहिए। लेकिन अगर तुम ये सोच रहे हो कि ये इन दोनों वायर पे लगने वाला फोर्स ये हमारे स्पिनिंग मोशन को अफेक्ट करेंगे ना, तो ये सही नहीं है। आओ देखते हैं कैसे। तो अगर मैं इस वायर पे फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाऊं, तो देखो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड ये लेफ्ट डायरेक्शन में जा रही है और हमारी करंट ये थोड़ी नीचे के डायरेक्शन में पॉइंट कर रही है। तो यानी कि फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल ये कुछ ऐसा दिखने वाला है। हाँ, तो यानी कि हमारी थंब ये पॉइंट कर रही है अंदर के टुवर्ड्स, यानी कि इस वायर पे फोर्स ये लगने वाला है अंदर की तरफ। और सिमिलरली अगर मैं इस वायर पे फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाऊं, तो ये कुछ ऐसा दिखने वाला है। तो यानी कि इस केस में हमारी थंब ये बाहर की टुवर्ड्स पॉइंट कर रही है, यानी कि इस वायर पे फोर्स ये बाहर की टुवर्ड्स लगने वाला है। तो यार ये दोनों फोर्सेस ये हमारे कॉइल के साथ कर क्या रही हैं? तो देखो ये दोनों फोर्सेस ये हमारे कॉइल को खींचने की कोशिश कर रही हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में। लेकिन देखो घबराने की बात नहीं है, हमारा कॉइल ये थोड़ा मजबूत मटेरियल से बना हुआ है, तो इसे कुछ होने वाला नहीं है। देखो यहाँ पे अगर मैं बोर्ड को मैं ऑपोजिट डायरेक्शन में खींचने की कोशिश करूँ कुछ ऐसे, तो बोर्ड को कुछ होता नहीं है। और इनफैक्ट इन फोर्सेस के कारण ये बोर्ड ये रोटेट भी नहीं कर रही है। तो यानी कि इन फोर्सेस के कारण इनके बोर्ड के रोटेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो सिमिलरली मैं कह सकता हूं कि इन दोनों फोर्सेस के कारण इस कॉइल की स्पिनिंग पे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। यानी कि पूरे मोशन में, पूरे स्पिनिंग मोशन में हम इन दोनों वायर पे लगने वाले फोर्सेस को इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि हम तो यार इस कॉइल की स्पिनिंग को स्टडी कर रहे हैं ना, और ये दोनों फोर्सेस ये स्पिनिंग पे तो कोई प्रभाव नहीं डाल रहे हैं। तो यानी कि अब हमारी कॉइल ये रोटेट करने वाली है आसानी से, कुछ ऐसे। लेकिन तुरंत ही एक छोटी सी प्रॉब्लम होने वाली है। देखो इसे समझाने के लिए मैं तुम्हें बोर्ड को दिखाता हूं। तो देखो अगर हमें चाहिए कि हमारा बोर्ड ये हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गोल घूमता रहे, तो इसके लिए मुझे हमेशा राइट साइड को नीचे की तरफ ढकेलना पड़ेगा और लेफ्ट साइड को ये हमेशा ऊपर की तरफ पुश करना पड़ेगा। लेकिन यार यहां देखो, जैसे ही हमारी पिंक वाली वायर ये राइट साइड में आई, तो वैसे ही यहां पे फोर्स ये तो अभी भी ऊपर की तरफ लग रहा है, और हमारी ब्लू वायर जो कि लेफ्ट में आ गई है अब, इस पे फोर्स ये अभी भी नीचे की तरफ लग रहा है। तो यानी कि यार ये कॉइल ये तो अब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करने वाली है। ये पहले स्लो डाउन हो जाएगी और फिर ये ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगी। और देखो अब ये फोर्स फिर से ऊपर है और यहाँ पे नीचे, यानी कि ये फिर से कॉइल ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगी और फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन और फिर से क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो यार ये तो एक अच्छी मोटर है नहीं, ये तो एक भी चक्कर को कंप्लीट नहीं कर पा रही है। तो इसे कैसे ठीक किया जाए? तो देखो हमें चाहिए कि हमारा कॉइल ये हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चक्कर काटता रहे। तो यानी कि इसके लिए जब हमारी कॉइल इस पोजीशन पे आए, तो देखो इस वायर पे लगने वाला फोर्स इसकी डायरेक्शन को रिवर्स कर जाना चाहिए, ऊपर से नीचे हो जाना चाहिए। सिमिलरली इस वायर पे लगने वाला फोर्स ये अब नीचे से ऊपर की तरफ हो जाना चाहिए, तभी तो ये लूप ये अपने साइकिल को कंप्लीट कर पाएगी यार। तो यार यहाँ पे हम फोर्स की डायरेक्शन को रिवर्स कैसे करें? तो इसके लिए हम लेके आते हैं अपने लेफ्ट हैंड रूल को। देखो अभी थंब पॉइंट कर रहा है ऊपर की तरफ, हमें चाहिए कि थंब ये नीचे की तरफ पॉइंट करे। तो ऐसा करने के दो तरीके हैं। या तो पहला तरीका ये है कि तुम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिवर्स कर दो, ये भी लेफ्ट पॉइंट कर रही है इसे राइट कर दो, लेकिन करंट की डायरेक्शन को सेम रखना। अब इसे खुद से अगर तुम ट्राई करोगे ना, तो तुम्हें दिखेगा कि तुम्हारी थंब ये नीचे की तरफ पॉइंट कर रही है। लेकिन यार इसे कर पाना प्रैक्टिकल लाइफ में ये थोड़ा मुश्किल पड़ता है। हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिवर्स करने के लिए ये मैग्नेटिक पोल्स को रिवर्स करना पड़ेगा। अब यार ये थोड़ा सा पेचीदा हो जाता है, तो इसे हम नहीं करने वाले हैं। अब देखो दूसरा तरीका ये है ना कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को तुम सेम रखो, लेकिन करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दो। और अगर तुम ऐसा करोगे तो देखो तुम्हारी हैंड कुछ ऐसे दिखेगी। देखो थंब ये नीचे की तरफ पॉइंट कर रहा है, यानी कि अब इस वायर पे फोर्स ये नीचे की तरफ पॉइंट करने वाला है। तो यानी कि ऐसे ही अगर मैं पूरे कॉइल में करंट को रिवर्स कर दूं, तो यानी कि हर जगह पे फोर्स ये अब रिवर्स हो जाने वाला है। इस वायर पे फोर्स अब नीचे की तरफ लगेगा, इस वायर पे फोर्स अब ऊपर की तरफ लगेगा, और हमारी कॉइल ये अब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अपने चक्कर को पूरा कर पाएगी। अब देखो अगर तुम सोच रहे होगे कि राम तुम यहाँ पे करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कैसे करने वाले हो, तो इसके बारे में हम तुरंत बात करने वाले हैं, घबराओ नहीं। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जैसे ही मेरी कॉइल आधा चक्कर को कंप्लीट करेगी, वैसे ही हमें करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करना पड़ेगा। तो अब इस हाथ को हटाते हैं और यहाँ पे करंट की डायरेक्शन को स्विच करते हैं। तो देखो जैसे ही मैंने करंट को स्विच किया, हमारी फोर्सेस की डायरेक्शन ये भी स्विच हो गई, और अब हमारा ये कॉइल ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चक्कर को पूरा कर सकता है, कुछ ऐसे। लेकिन देखो जैसे ही ये वाली पोजीशन आएगी, ये ब्लू वाला वायर राइट में और पिंक वाली वायर लेफ्ट में,
तो हमारे फोर्सेस ये अब ऑपोजिट डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं। ये राइट में फोर्स ऊपर है, लेफ्ट में फोर्स नीचे है। तो यार अब तो हमारी कॉइल ये कंटिन्यू नहीं कर सकती है। तो यहाँ पे हमें सेम चीज़ को करना पड़ेगा। हमें यहाँ पे करंट को फिर से स्विच करेंगे और हमारे फोर्सेस ये स्विच हो जाने वाले हैं और फिर हमारी कॉइल ये कंटिन्यू करने वाली है रोटेट करना। तो यानी कि अगर हम हर आधे साइकिल के बाद करंट की डायरेक्शन को स्विच कर देना तो फिर फोर्स की डायरेक्शन भी स्विच हो जाने वाली है और हमारा ये लूप ये कंटिन्यूसली रोटेट करता रहेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिसिटी को कन्वर्ट कर दिया है रोटेशन मोशन में। अब हाँ, वैसे ही इस एनिमेशन में मैं हमेशा इसे पॉज कर दे रहा हूँ जब भी करंट स्विच कर रही है ताकि तुम इसे क्लियरली देख पाओ, लेकिन असलियत में ये कंटिन्यूसली होता रहता है। अब देखो एक आखिरी चीज, हम कैसे इस कॉइल को एक बैटरी से कनेक्ट करें ताकि इसमें हमेशा एक करंट फ्लो करता रहे, और हम ये कैसे हासिल करें कि हर आधे साइकिल के बाद इस कॉइल में करंट की डायरेक्शन ये स्विच कर जाएगी ताकि ये कंटिन्यूसली क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गोल घूमता रहे। तो इसके लिए मेरे पास यहाँ पे एक बैटरी और ये कनेक्टेड है कुछ वायर से। अब मैं इन वायर्स को डायरेक्टली ज्वाइन कर देने वाला हूँ अपने कॉइल से, कुछ ऐसे। अब जैसे ही ये कनेक्शन पूरा होगा वैसे ही कॉइल में करंट फ्लो करने लगेगी और ये कॉइल रोटेट करना चालू कर देगी। लेकिन देखो इस कॉइल के साथ साथ ये वायर्स ये भी रोटेट करने लगेंगे और ये उलझने लगेंगे कुछ ऐसे। तो यार ये तो दिक्कत की बात हो गई और हमारा कॉइल भी अब इस पोजीशन पे आ चुका है। हमें अब करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करना पड़ेगा। तो ये हम कैसे हासिल करें? तो देखो इसके लिए हम बैटरी को रिवर्स कर सकते हैं या फिर हम इस कनेक्शन को रिवर्स कर सकते हैं। मैं इस वायर को यहां ज्वाइन कर दूंगा और इस वायर को यहां, ताकि करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करे और फिर फोर्स की डायरेक्शन ये भी रिवर्स हो जाए कुछ ऐसे। लेकिन देखो सवाल ये है कि यार ये चेंज इन कनेक्शन ये हम ऑटोमेटिकली कैसे करें ताकि ये खुद से होता रहे, खुद ब खुद, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़े। तो देखो इससे करने के लिए हमें एक नए डिवाइस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसे हम बुलाते हैं कॉम्यूटेटर। तो ये हो गया कॉम्यूटेटर। इसमें होते हैं स्प्लिट रिंग्स, मतलब कि दो आधे मेटालिक रिंग्स जिनके बीच में कि थोड़ा सा गैप हो, और ये कनेक्टेड होते हैं हमारे कॉइल से। यानी कि हमारा कॉइल अगर रोटेट करेगा तो ये उसके साथ साथ रोटेट करने वाले हैं। और फिर इसमें होते हैं दो कार्बन ब्रशेस जो कि कनेक्टेड होते हैं वायर से और फिर हमारी बैटरी से। अब देखो ये कार्बन ब्रशेस और स्प्लिट रिंग्स ये आपस में कनेक्टेड नहीं होते हैं, बल्कि ये एक दूसरे को टच कर रहे होते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पे ये ब्रश इस रिंग को टच कर रहा है। अब अगर ये रिंग रोटेट करना चालू कर दे तो ये ब्रश उसके साथ रोटेट करने वाला नहीं है, बल्कि ये उसके ऊपर स्लिप करता रहेगा। सिमिलरली यहाँ पे भी सेम चीज होने वाली है। और हाँ, क्योंकि हमारी कार्बन ब्रश ये टच कर रही है हमारे स्प्लिट रिंग को, तो इसलिए यहाँ इस बैटरी से निकलने वाला करंट ये इसके थ्रू कॉइल में इंटर कर जाएगा और फिर ये वापस इसके थ्रू ये वापस आ जाने वाला है। तो यानी कि इस सेटअप की मदद से हमारे कॉइल में कंटिन्यूसली करंट फ्लो कर सकती है। और हाँ, ये अब रोटेट करना चालू कर देगा कुछ ऐसे। और इस सेटअप की मदद से देखो ये कार्बन ब्रश ये कनेक्टेड नहीं है ना स्प्लिट रिंग से, ये बस टच कर रही है। तो इसलिए जब ये कॉइल रोटेट करेगा तो हमारी वायर्स ये इसके साथ साथ रोटेट नहीं करने वाली हैं, ये उलझने वाली नहीं है। तो अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई। अब आखिरी प्रॉब्लम ये है कि कैसे ये सेटअप हर आधी साइकिल के बाद कॉइल में करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर देता है। तो देखो अभी ये पिंक वाली स्प्लिट रिंग ये कनेक्टेड है बैटरी के इस टर्मिनल से, पॉजिटिव टर्मिनल से, और ब्लू वाली स्प्लिट रिंग ये कनेक्टेड है बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से। लेकिन ध्यान देना आधे साइकिल के बाद क्या होता है, ये जब हमारी कॉइल ये इस पोजीशन पे आ जाए तो देखो ये पिंक वाली स्प्लिट रिंग ये अब इस ब्रश के साथ कांटेक्ट में है, यानी कि बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ, और ये ब्लू वाली रिंग ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कांटेक्ट में है। तो यानी कि अब करंट ये ऐसे जाएगा और ये कॉइल में ऐसे इंटर करने वाला है, ऐसे, यानी कि ऑपोजिट डायरेक्शन में, और फिर ये ऐसे निकल के ये वापस आ जाने वाला है। यानी कि कॉइल में करंट की डायरेक्शन ये रिवर्स हो चुकी है कुछ ऐसे। तो यानी कि फोर्स की डायरेक्शन ये भी रिवर्स हो जाएगी और इसका मतलब कि हमारा कॉइल ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करना कंटिन्यू करेगा कुछ ऐसे। लेकिन कब तक? ये देखो ये फिर से कांटेक्ट यहाँ पे चेंज। हाँ देखो ये पिंक वाली रिंग ये अब फिर से वापस से कांटेक्ट में आ गई है पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, और ये ब्लू वाली रिंग ये कांटेक्ट में है अब नेगेटिव टर्मिनल के साथ। तो देखो ये करंट ऐसे गया, ये ऐसे इंटर, और ये वापस से ऐसे उल्टे डायरेक्शन में, यानी कि करंट ये फिर से रिवर्स हो गया है और फोर्स भी रिवर्स, और फिर ऐसे ही हमारी कॉइल ये कंटिन्यूसली ये रोटेट करती रहेगी। और देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ पे कनेक्शन में चेंज ये खुद से हो रहा है, हम बाहर से कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो यानी कि कॉम्यूटेटर की मदद से हमने एक कंप्लीट मोटर एक्शन को हासिल कर लिया है। तो इस वीडियो में हमने देखा कि एक मोटर में होते हैं कुछ मैग्नेट्स
और एक करंट कैरिंग कॉइल। और ये मैग्नेटिक फील्ड इस कॉइल को पुश करने वाली है, इसे रोटेट करवाने वाली है। और इंपॉर्टेंट चीज ये है ना कि जब ये कॉइल इस पोजीशन पे आए तो फिर करंट की डायरेक्शन को हमें रिवर्स करना पड़ेगा। और इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं कॉम्यूटेटर का, जिसमें कि होते हैं कुछ स्प्लिट रिंग्स और कार्बन ब्रशेस। अब जैसे ही करंट की डायरेक्शन रिवर्स होगी वैसे ही फोर्स की डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगी, जिसके कारण कि ये कॉइल ये कंटिन्यूअसली एक ही डायरेक्शन में रोटेट करता रहेगा। तो ऐसे हमने इलेक्ट्रिसिटी को कन्वर्ट कर दिया है रोटेशन मोशन में। और अगर इस कॉइल से तुम किसी मशीन को लगाओगे ना तो वो भी रोटेट करने लगेगी, जैसे कि तुम्हारी फैन या फिर ड्रिलिंग मशीन या फिर वॉशिंग मशीन।